Hey guys, welcome back to Quanta, and guys, myself Viru sir, founder and director Quanta Institute Jaipur. Guys, this is lecture number 2 on scattering theory in quantum mechanics. और इस पर आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर क्या होने वाला है उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट जो हुआ था एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। तो वहाँ पर था सबसे पहले तो हमने ये किया, मतलब जो लास्ट में जो किया उस पर बता रहा हूँ कि लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल्स यहाँ पर θ1 था, यहाँ थीटा था, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन है लैब फ्रेम में और सीएम फ्रेम में। उसके बाद एक पॉइंट रह गया था जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो ये एक थर्ड पॉइंट था जो आपको नोटिस करना है कि टोटल क्रॉस सेक्शन इन लैब फ्रेम एंड सीएम फ्रेम कैसे रिलेटेड है। तो टोटल क्रॉस सेक्शन लैब फ्रेम में और सीएम फ्रेम में ऑलवेज इक्वल होता है। सिर्फ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस कभी कुछ हो सकते हैं, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी और उसके बाद बोर्न अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। तो मूव करते हैं और टॉपिक है क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी। इस पॉइंट को आप नोटिस कर लेना जो पिछले वाले में मिस था। क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी टॉपिक डालो, क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी। और एक बार यहाँ पर क्या क्या करना है एक बार अच्छे से वापस से एक बार मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले तो जनरल डिस्कशन करना है कि क्लासिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है स्कैटरिंग के केस में। स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लासिकली हम कैसे उसको देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है उसको देखने का, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिस्कशन कि क्लासिकली जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो कैसा होता है। उसके बाद में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखेंगे कैसे होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा यहाँ पर। और उसके बाद में देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। अच्छा, डिस्कशन देखो। सबसे पहले डिस्कशन क्लासिकली जो स्कैटरिंग थ्योरी है, मैं लिख के चलता हूँ डिस्कशन, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही आप एक बार मेंशन वहाँ कर दिया वो सही है। क्लासिकली क्या होता है कि दो पार्टिकल्स होते हैं, दोनों को पॉइंट पार्टिकल लेके चलते हैं। ध्यान दे वापस से, दोनों को पॉइंट पार्टिकल लेते हैं। तो जो टारगेट है वो एज ए पॉइंट पार्टिकल है और ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, बट पॉइंट पार्टिकल है। ये इंसिडेंट पार्टिकल यानी कि प्रोजेक्टाइल है, ये भी आपका पॉइंट पार्टिकल है। तो एक तो जो सबसे पहले बात पता चली वो ये है कि टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल आर पॉइंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप डायग्राम बनाओगे। ये जिस हाइट से आप इंसिडेंट कराते हो, जो टारगेट का जो लाइन है, इससे आप जिस हाइट पर इंसिडेंट कराओगे उस हाइट को बोलते हैं बी। इस हाइट को बी बोलते हैं। बी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अब ये जैसे ही जाएगा इस पे, तो इस टारगेट के पास आने से, जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल हो और ये कुछ हैवी न्यूक्लियस हो, कोई हैवी न्यूक्लियस हो, जैसे एल्युमिनियम का न्यूक्लियस हो सकता है और सम अदर एलिमेंट का एटम का न्यूक्लियस हो सकता है। तो इसका ऑब्वियसली जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा तो कुछ डिफ्लेक्शन फील करेगा। तो उस पोटेंशियल की वजह से जो डिफ्लेक्शन करेगा तो इसका पाथ इस टाइप से हो जाएगा, थोड़ा डिफ्लेक्टेड पाथ होगा, थोड़ा इसका जो ओरिजिनल पाथ था उसमें डेविएशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये ऐसे जाएगा आगे। और यहाँ पर आपका डिटेक्टर होता है, ठीक है, डिटेक्टर होता है।
और ये काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे होता है। डिटेक्टर आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस से जनरली, डिटेक्टर्स आर फार अवे फ्रॉम द टारगेट जनरली, ठीक है। ये स्कैटरिंग के केस में हमेशा ही होता है, डिटेक्टर्स फार अवे होते हैं। और ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा, एंड द स्कैटरिंग एंगल, थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। और जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, मतलब जो क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में जो फाइंड आउट करना होता है, वो होता है कि आपको बी गिवन होता है और थीटा फाइंड आउट करना होता है कि इस इम्पैक्ट पैरामीटर पे अगर मैं इंसिडेंट कराऊं तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, सही है। तो द फंडामेंटल प्रॉब्लम लिखते हैं, द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, लिखते चलना भाई साथ साथ, इज दैट व्हाट इज स्कैटरिंग एंगल थीटा if impact parameter b is given, और एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे नोटिस करो कि जितना b कम होगा, मतलब जितना इसको डाउन करके आप भेजोगे वहाँ पे, उतना ही स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा। क्योंकि अब की बार देखो, जैसे मान लो b मैं कम कर दूँ तो ऐसे अप्रोच करेगा, तो ये पोटेंशियल जो इसका जो इफेक्ट है उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, अब की बार उसके मतलब ज़्यादा फील होगा, क्योंकि डिस्टेंस है तब तो कम फील इफेक्ट, मतलब इफेक्ट कम फील होगा, बट इसके बिल्कुल पास आएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा इसका जो पाथ है वो डेविएट होगा, ज़्यादा स्कैटरिंग एंगल होगा। तो आप एक बात बोल सकते हो कि जितना b कम होगा ना, उतना स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा होगा। b कम होगा, यू कैन नोटिस दैट, यहाँ लिखता हूँ मैं, you can notice that b proportional to 1 by theta, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। b जितना कम होगा स्कैटरिंग एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, b जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग एंगल उतना ही कम होगा। कैसे? b बहुत ज़्यादा हुआ, मान लो यहाँ पर हुआ b, ठीक है, इतना ज़्यादा हुआ तो ये सीधा ही निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे इसको कुछ पोटेंशियल फील ही नहीं होगा, कुछ इसको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा टारगेट, तो स्कैटरिंग एंगल कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि स्कैटरिंग एंगल तो डेविएशन होता है, तो कुछ डेविएशन होगा ही नहीं। तो b ज़्यादा हो तो स्कैटरिंग एंगल बिल्कुल कम होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और वे में देखते हैं, ठीक है। एक देखो, अभी मैं बताता हूँ और वो चीज़ करेंगे, ये तो था एक जनरल डिस्कशन, वो फिर टॉपिक डाल के चलना। आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं यहाँ पर इन क्लासिकल स्कैटरिंग, क्या फॉर्मूला है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन करने का, तो उसके लिए डायग्राम अलग से बनेगा। ये जस्ट डिस्कशन था, उसमें कुछ पॉइंट थे, आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। चलो मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, सब टॉपिक है, हैशटैग डाल के लिख देना वहाँ पे। देखो कैसे करते होते हैं, और उससे पहले एक चीज़ नोटिस करो कि लेट ये आपका टारगेट हो, ये आपका ये आपका टारगेट हो, ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट पार्टिकल हो। और अभी देखो, एक ही पार्टिकल तो इंसिडेंट कराते नहीं हो, बहुत सारे पार्टिकल एक बीम इंसिडेंट कराते हो। और मैं एक चीज़ बोलूँ यहाँ पे, देखना मैं डायग्राम बनाता हूँ एक बार। मैं एक पैच ले रहा हूँ यहाँ पर,
ये एक पैच जनरेट किया मैंने और इसमें एक पार्टिकल मैं ऐसे इंसिडेंट कराऊंगा। और एक चीज़ और मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कि एजीमुथल सिमेट्री है यहाँ पर, टारगेट है ना उसमें एजीमुथल सिमेट्री है। समझाता हूँ अभी क्या है। टारगेट इज अजम्पशन, आई एम टेकिंग अजम्पशन दैट target is azimuthally symmetric मतलब फाई एंगल कुछ भी हो, ये जेड एक्सिस है, आप एक बार ऐसे मान के चलो, तो जो फाई एंगल है उसका कोई इफेक्ट, मतलब फाई एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाई में ये पूरा सेम है। लाइक जैसे अगर सिलेंडर हो ना यहाँ पे ऐसे, तो ये है एजीमुथली सिमेट्रिक। तो मैं एक इस टाइप से सिलेंड्रिकल यहाँ पे टारगेट लेके चला हूँ एक टाइप से, है ना। उसका करेक्टर ऐसा है, वैसे सिलेंड्रिकल आप बॉडी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो टारगेट रखा है वो सिलेंडर रखा है। उसका जो नेचर है ना, उसके पोटेंशियल का जो या जो अफेक्ट वो डालता है, उसका नेचर इस टाइप का है कि वो फाई एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हर जितना भी एंगल फाई है उस पर उसका सेम करेक्टर है, इस टाइप से एजीमुथली सिमेट्रिक। अच्छा, दूसरा एक, आई एम टेकिंग अजम्पशन दैट टारगेट इज एजीमुथली सिमेट्रिक एंड आल्सो टारगेट इज वेरी हैवी। दोनों चीज लेके चला हूं मैं, इज वेरी हैवी। तो आप इसको स्टेशनरी मान सकते हो टारगेट को, ठीक है। तो ये रेस्ट पे एक टाइप से स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, टारगेट है ये। अच्छा नेक्स्ट, और अब इसमें जो भी जाएगा पार्टिकल वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, सही है, इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। तो मैं यहां पर एक देखना, एक सॉलिड एंगल बनाता हूं, एक बार डायग्राम अच्छे से देख ही लो तुम, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये इसको मैं पाथ को बाद में बनाऊंगा। ये सर्किल ड्रॉ किया मैंने टारगेट को सेंटर पे रखते हुए, एक सर्किल ड्रॉ किया है, स्फीयर ड्रॉ किया है, एक टाइप से स्फीयर है ना। और इस स्फीयर पे इस टाइप से ये एक पैच लिया है सॉलिड, ठीक है। ये स्फीयर है, ऐसे स्फीयर पे एक स्ट्रिप सी है ये, ठीक है। और आप ऐसे भी मिला सकते हो इसको, और ये एक सॉलिड एंगल बनेगा आपका। सुनते रहो एक बार। अभी आपको दिख रहा होगा कि एक सॉलिड एंगल बनेगा ये, ठीक। ये सॉलिड एंगल है, ठीक। इस पैच का एरिया अगर आप देखना चाहो तो r² d ओमेगा होता है, ठीक है। ये सॉलिड एंगल d ओमेगा है। अब यहाँ पर इस पैच में इसको मैं बोलूँगा d सिग्मा, कि जो d सिग्मा एरिया है यहाँ पर एक ये पैच का, उसमें जो भी पार्टिकल इंसिडेंट है वो इस सॉलिड एंगल में निकल रहा है, ठीक है। इससे जा रहा है यूँ, ठीक। और अब एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है कि जितना यहाँ पर d सिग्मा बड़ा होगा, यू कैन नोटिस दैट, या फिर पहले एक बार लिख लो, द पार्टिकल्स इंसिडेंट इन ए एलिमेंट्री पैच एरिया d sigma are emerged in the solid angle d omega, are emerging in the solid angle d omega, and you can notice that क्या नोटिस कर सकते हो कि डी सिग्मा, ये जो एरिया जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे आप इंसिडेंट करा दोगे, ज़्यादा बड़े एरिया में पार्टिकल को इंसिडेंट करा दोगे। अभी तो सिर्फ इतने ही रीजन में आपके पार्टिकल इंसिडेंट है, अगर आप ज़्यादा बड़े एरिया में पार्टिकल इंसिडेंट करा दोगे तो सॉलिड एंगल भी बड़ा चाहिए,
उनको ऑब्जर्व करने के लिए, सही है नहीं है। तो डी सिग्मा, यू कैन नोटिस दैट डी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू डी ओमेगा। आई मीन अगर पैच का एरिया बढ़ाते हो तो डी सिग्मा जो डी ओमेगा है वो भी बड़ा चाहिए आपको। सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है, क्योंकि पैच का एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे यहाँ पे। और ये जो हाइट है यहाँ पर, ये बी है, नीचे जो नीचे वाला सर्किल है ना छोटे वाला, उसकी ये रेडियस बी है, और ये डी बी है, ये इतना सा लेंथ डी बी है, ठीक है। और इस पैच का एरिया अगर आप देखना चाहो तो यही लिख देता हूँ मैं, डी सिग्मा क्या हो जाएगा, बी डी बी डी फाई। देखो आप स्फेरिकल में जेड एक्सिस, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो एरिया है वो चाहिए आपको, क्योंकि ये इस टाइप से एक प्लेन है जिसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस ये रहा ना आपका। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर आप डी सिग्मा लिखना चाहोगे तो क्या होगा, बी डी बी डी फाई। अगर एरिया डायरेक्शन में लिखे तो जेड जेड कैप में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और डी ओमेगा कितना होता है, इसको मैं लिख लेता हूँ। डी ओमेगा कितना होता है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आपने नोटिस कर लिया कि डी सिग्मा जितना बड़ा होगा डी ओमेगा उतना ही बड़ा चाहिए आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं, कुछ मतलब एक पैरामीटर आएगा यहाँ पर। तो ये आया पैरामीटर यहाँ पर डी थीटा। इस डी थीटा को बोलते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। हे यार, द प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर डी थीटा इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे हुआ, सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज दिस थिंग। ऐसे क्लासिकली इसको डिफाइन करते हैं। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं यही लिख दूं, इसको हटा दें, एक बार तो देख लो यार। फर्दर यू कैन राइट इट, डी सिग्मा इज व्हाट, ये रहा बी डी बी डी फाई, बी डी बी डी फाई, एंड डी ओमेगा इज व्हाट, ये रहा सॉलिड एंगल है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। डी फाई से डी फाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचा बी डी बी और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी अपॉन साइन थीटा एंड डी बी बाई डी थीटा, ठीक है। और इसके मोड लगाते हैं। मोड क्यों लगाते हैं मैं अभी बताता हूँ। मोड इसलिए लगाते हैं कि जो थीटा है ना, आपने एक चीज़ नोटिस की थी ना कि बी प्रोपोर्शनल टू 1 by थीटा है। तो जो थीटा है वो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बी है। थीटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ बी, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप ये चीज़ करोगे ना, डी बी बाई डी थीटा निकालोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्लियर है, इसलिए वहाँ पर मोड लगाते हैं। उसको मैं लिख देता हूँ। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी, ठीक है। तो आप इसको नोटिस करें। और आप अभी एक लाइन और लिख के चलें, सिंस थीटा इज decreasing function of b, that's why we had put a minus sign, sorry, a mod sign. ये मोड साइन इस वजह से लिखा है, ठीक है। एंड दिस इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी। तो ये हो गया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है। टोटल क्रॉस सेक्शन अगर निकालना हो तो टोटल क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा होता है। सिग्मा हो जाता है आपका डी सिग्मा ओवर डी थीटा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, एंड डी ओमेगा। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा
या फिर मैं इसको डी थीटा लिखूंगा अभी, ठीक है, डी थीटा, क्योंकि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को आप यहाँ पे अभी डी थीटा से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। तो डी थीटा, और सॉलिड एंगल क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और थीटा की लिमिट 0 to पाई एंड फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। तो दिस इज टोटल क्रॉस सेक्शन। तो 2 पाई को भी अंदर ले लेना। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ गया, तो वो तो टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, और एग्जाम्पल में हम पहले डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे और उसके बाद में टोटल क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन करेंगे। और ये एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ एग्जाम्पल है, तो आप इसका जो रिजल्ट है उसको भी ध्यान रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी आप समझ में आ जाएगा आपको, देखना। तो एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल इज हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। देखो क्या है यहाँ पे, क्या होगा। इस फॉर्मूला को मैं मिटाया नहीं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, याद रहे, और इसी का यूज करके तुम देखते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होगा। पहले हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग को समझो क्या होता है। देखो क्या होता है कि जो टारगेट है ना वो इस टाइप का है, एक हार्ड स्फीयर है। हार्ड स्फीयर का मतलब है इसकी जो वॉल्स हैं वो रिजिड है, यहाँ पर कुछ भी आया ना तो वो रिफ्लेक्ट होगा, इसके अंदर नहीं जा सकता। ऐसा पोटेंशियल है कि यहाँ पर पोटेंशियल इस रेंज में इनफाइनाइट है, इसके अंदर जा ही नहीं सकता कोई चीज़। हार्ड स्फीयर, इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, कोई भी आएगा इस पर, इंसिडेंट कराया ना आपने कुछ भी यहाँ पर, तो वो इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगा। जैसे मान लो बी इम्पैक्ट पैरामीटर पर आपने कुछ एक पार्टिकल इंसिडेंट कराया यहाँ पे, तो वो रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो एक बार पहले पोटेंशियल को लिखते हैं। टारगेट, टारगेट, ये जो टारगेट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में। टारगेट इज डिफाइंड इन हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग बाय दिस पोटेंशियल, बाय दिस पोटेंशियल। हालांकि पोटेंशियल की बात क्वांटम स्कैटरिंग में करते हैं, बट मैं एक बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। हालांकि मेरे को पोटेंशियल वर्डिंग यूज करनी नहीं चाहिए, मेरे को जस्ट ऐसे बोलना चाहिए कि इतना हार्ड है कि कुछ भी चीज़ आया वो रिफ्लेक्ट हो जाना है, ठीक है। बट अपने को समझने से मतलब है, आप ऐसे लिख सकते हो कि इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आर लेस देन जो भी इसका रेडियस होगा, तो लेट इसका रेडियस आर ले लें अपन। आर से जो ये आर रेडियस है उससे अंदर अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, रिजिड वॉल है, ये अंदर आ ही नहीं सकता पार्टिकल, और जीरो अदरवाइज। अगर ऐसा है तो बाहर जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। आप इक्वल भी साइन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बिल्कुल क्लियर है, तो जो भी चीज़ आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो लेट, और अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये कुछ बॉल है और ये भी कोई एक छोटा बॉल है, इसका भी आप रेडियस ले सकते हो, कुछ स्मॉल आर वगैरह। स्मॉल आर रेडियस है इसका, इसका कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक टाइप से ऐसा है कि एक रिजिड बॉल है आर रेडियस का, और एक स्मॉल बॉल है स्मॉल आर रेडियस का, जिसको आप इस पे इंसिडेंट करा रहे हो बी इम्पैक्ट पैरामीटर के साथ में। होगा क्या, ये बॉल आपकी ऐसे जाएगी, सिंस दिस इज रिजिड सो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि ये जो सरफेस पर कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल आएगा, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जितने एंगल पर आया सरफेस पे, नॉर्मल से जितने एंगल पे आया, ये नॉर्मल है, जितने एंगल पे आया नॉर्मल से उतने एंगल पर वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये अल्फा इस टाइप से। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा, इस वे में। सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप मैच कराओगे इस सरफेस पे, वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। स्फेयर के केस में कोई भी सेंटर से आती हुई लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज नॉर्मल। मैं इसको डॉट से बनाता हूँ,
दिस इज नॉर्मल। इसको मैं थोड़ा वैसे बना लेता हूँ कि पार्टिकल का पाथ है, थोड़ा डार्क कर दिया। और अब ये अगर एंगल अल्फा है तो अल्फा ही एंगल पर ये पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चला गया ये पार्टिकल और इंसिडेंट इस वे में था, ये दिख गया हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग। और ये जो एंगल है, जो इसका इंसिडेंट डायरेक्शन था पार्टिकल का, उससे जो एंगल बना है यहाँ पर, ये आपका स्कैटरिंग एंगल होता है, क्योंकि जो इनिशियल डायरेक्शन है उससे कितना डेविएट हुआ है, ये थीटा स्कैटरिंग एंगल है, लिख सकते हो आप, थीटा स्कैटरिंग एंगल है। अब आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है ये, तो क्या करें, डीबी और डी थीटा में, मतलब बी और थीटा में रिलेशन चाहिए, तभी आप ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। तो बी और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो यहां से आप देखो एक चीज, ये रेडियस कितना है, एक चीज तो पहले ये देखो, नोटिस दैट थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू पाई है, क्योंकि एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं, सही बात है। तो एक तो ये चीज नोटिस होगी। दूसरा आप देखो एक चीज यहाँ पर, ये आर रेडियस है, ये आर है, और ये एंगल कितना होगा, देखो ये इस लाइन से, मैं थोड़ा डार्क अब कर रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। और ये हाइट बी है, यहाँ पर ये हाइट क्या है, ये वाली चीज़, ये बी तो है, सही बात है कि नहीं है। तो आर कोस अल्फा तो ये हो गया, और ये चीज़ हो गई आर साइन अल्फा, ये आर कोस अल्फा है, और बी इक्वल टू आर साइन अल्फा हो गया। ऑल्सो कैन नोटिस दैट बी इक्वल टू आर साइन अल्फा, नोटिस हेयर, ये अल्फा एंगल है आर कोस अल्फा, एंड जो परपेंडिकुलर है आर साइन अल्फा। आई थिंक यार समझ जाओगे, छोटी सी चीज है। अच्छा, बी और थीटा में रिलेशन चाहिए थे, तो आर साइन अल्फा को हम थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, पाई, अल्फा हो जाएगा पाई माइनस थीटा बटे 2, पाई माइनस थीटा बटे 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इसको यूज करो, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बी इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, आर कोस थीटा बाई 2। एंड सिंस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ये होता है, सिंस डी थीटा का जो फॉर्मूला है वो ये है, बी ओवर साइन थीटा डी बी ओवर डी थीटा। ठीक है, तो अब निकालते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले डी बी बाई डी थीटा निकालो। डी बी बाई डी थीटा कितना हो जा रहा है, यहाँ से आर तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड 1/2, क्योंकि थीटा बाई 2 का भी होगा। और मैंने बताया था ना कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है थीटा बी का, तो यहाँ पर माइनस आता है इस डेरिवेटिव में, आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पर ये मोड का साइन यूज होता है। ठीक है, तो अब सो डी थीटा क्या हो जाएगा, बी ओवर साइन थीटा, बी की जगह क्या लिख सकते हो, आर कोस थीटा बाई 2, आर कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा, साइन थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और डी बी बाई डी थीटा का मोड, मोड होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और आर साइन थीटा बाई 2 बटे 2। किसी कोई समस्या नहीं है, तो साइन कोस थीटा बाई 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, और डी थीटा कितना है आपका, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कितना आया, आर स्क्वायर बटे 4, आर स्क्वायर बटे 4। ये है हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना हो तो एनहांस टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन कितना हो जाना है, टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू डी थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड हेयर 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई। सही बात है, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन,
एंटर कराओ यहाँ पर, कॉन्स्टेंट ही तो है, बाहर ले लेता हूँ, आर स्क्वायर बाई 4 बाहर ले लिया, और फिर ये साइन थीटा डी थीटा डी फाई 0 to पाई एंड 0 to 2 पाई। इसका आंसर क्या आएगा 4 पाई। आप करके देख सकते हो, डी फाई का तो क्या हो गया 2 पाई, और 0 से पाई साइन थीटा 2 आता है, तो ये 4 पाई हो गया। तो कुल मिला के आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 पाई। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट 4 पाई होता है। तो कुल मिला के कितना आया, 4 से 4 कट गया तो पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आया पाई आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्लासिकल स्कैटरिंग में हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग से जो टोटल क्रॉस सेक्शन होता है वो सिग्मा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग का बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये रिजल्ट नहीं आता है वहां पर रिजल्ट आता है 4 पाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल क्रॉस सेक्शन फॉर हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग using quantum mechanical description, using quantum mechanical description is obtained sigma equal to 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस आर हो तो ठीक है, जो भी रेडियस हो, ए अगर रेडियस लेता तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाता। एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता होता है। ठीक है, तो आप कंक्लूड कर लो, एक छोटा सा लगा लो, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग एंड सिग्मा होता है पाई आर स्क्वायर क्लासिकल ट्रीटमेंट में, और सिग्मा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, एक एग्जांपल और कर सकते हैं हम, किसका, देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग का एक एग्जांपल और कर सकते हैं, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग को क्लासिकली डील अप कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं। रीजन उसका, अगर हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है, और क्लासिकल ट्रीटमेंट थोड़ा सा टफ है, तो हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग को यहाँ नहीं करेंगे। और जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है और जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है, दोनों ही केस में सेम रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। हालांकि यहाँ नहीं हो रहे हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग में, बट यहाँ पर सेम रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग को हम क्वांटम मैकेनिक्स में एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी आज का लेक्चर जो कि क्लासिकल स्कैटरिंग थ्योरी पर था, यहाँ ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग थ्योरी पे बात होगी। ठीक है, चलो बाय बाय, और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।